तो आज हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल का थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे कि एनिमल सेल कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एनिमल सेल ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर जो एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे दो ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो डबल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो बीच में मिडिल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सेंटर पे, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर जो ये स्पेस है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा ये जो आपको ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको हम राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपके जो ये दो लेटरल साइड में स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ये जो बीच में पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बीच में पूरा स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस का है, जिसमें आपका ये जो मेम्ब्रेन है ये डिसकंटिन्यूअस है। बीच बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप्स हैं, तो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो आपका एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये आपका लाइसोसोम्स है। इसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। और जहां पे आपको ये राइबोसोमल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
तो ये पूरा एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। क्या? पार्डन प्लीज। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, आप समझ में आ रहा है आपको? विजिबल है आपको स्क्रीन? ठीक है। व्हाट? एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ओके। इसके बाद आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। ये गोल्जी अपैरेटस है हमारा। तो आप देख रहे हैं कि एक जो यूकैरियोटिक सेल है, जो अभी हमने एनिमल सेल बनाया है, एनिमल सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं और इसमें आपको कहीं पर भी सेल वॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। आपको शुरुआत में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा हुआ साइटोप्लाज्मिक एरिया है। ये जितना भी स्पेस अंदर आप देख रहे हैं ये पूरा साइटोप्लाज्म है, जिसके ऊपर आपके ऑर्गेनेल्स फिक्स्ड हैं। ऑर्गेनेल्स आपके यहाँ पे पूरी तरीके से लोकेटेड हैं। और जो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द एनिमल सेल, ये आपका न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट करता है। चूंकि ये यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड है। आप देख रहे हैं इसकी एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ इसके अंदर जो एक मटेरियल है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो सेंटर में स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ बीच बीच में इसमें पोर्स आ रहे हैं और ये जो अंदर आपका स्ट्रक्चर है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये जो है आपका न्यूक्लियोलस है और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, होल स्ट्रक्चर है, इसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। कुछ स्फेरिकल बॉडीज आपको यहाँ पर दिख रही हैं जिसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आपको सिस्टर्ने लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिनको ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिनको हम गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। वहीं पर ये जो आपको स्ट्रक्चर इस पैटर्न में दिख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, जो कि पूरे स्ट्रक्चर का, सेल के स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं। जहां पे टाइनी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो इनके ऊपर लगे हुए राइबोसोम्स हैं, जिसकी वजह से इनको आरईआर बोला जाता है। और जहां पे ये राइबोसोम्स आपके एब्सेंट होते हैं उनको हम एसईआर बोलते हैं, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आप इस डायग्राम को एक बार इंडिकेटिव तौर पे बना लीजिए। इसके बाद हम जितने भी सेल मेम्ब्रेन से लेके सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। हाँ, हो गया, डायग्राम बन गया सबका? कह रहे डायग्राम बन गया आपका? यस प्लीज।
अच्छा, तो आप एक काम करिए कि ये एनिमल सेल का डायग्राम तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उस डायग्राम को आप वहां से रीड आउट करिएगा। हम लोग सीधे सेल ऑर्गेनेल्स पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं हमारे, हम लोग उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको जो इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था वो था आपका सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले मिला था ना हम लोगों को सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हमारी जो है फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये विजुअल है आप लोगों को, इतना फॉन्ट विजुअल है सभी बच्चों को? यस और नो? ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है हमारी प्लाज्मा लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी हुई होती है। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बहुत ही लचकदार है, यानी बहुत ही लचीली है, यानी ये बहुत ही इलास्टिक है और क्वेजी फ्लूइड है। यानी आपका जो ये स्ट्रक्चर है ये फ्लूइडिटी प्रदान करता है सेल को। ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है और बहुत ही ज्यादा ये इलास्टिक है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन्स में आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के अलावा ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन भी होते हैं जो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन्स, तो ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन्स भी हमारे इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, अगर आप देखें कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे ये हमारा पूरा सेल है, तो ये पूरे सेल में जो ये आपको लेयर दिख रही है, ये जो लेयर आउटर बाउंड्री आपको ये जो दिख रही है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपको आउटर लेयर दिख रही है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप बात करें तो इसके अंदर पूरा जो ये मटेरियल भरा हुआ है, ये पूरा जो एरिया है, जो पूरा ये स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये जो आपका स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। दिस इनर स्पेस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका सबसे यूनिक फीचर है, इट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होगी और किसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन देंगे? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सर्टेन सब्सटेंसेस को अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ करती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो अपने थ्रू सर्टेन सब्सटेंसेस को पास होने के लिए अलाउ करती है। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जैसे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, जो भी आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस होते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऑल द फिजियोलॉजिकल processes
all the physiological processes and specialized functions अब बात आती है कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्या हैं। तो देखिए एक सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं, जैसे कि फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन की कपलिंग और इसके अलावा सेल सिग्नलिंग, ये सब आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा गवर्न होते हैं। तो पहला सबसे सिंपल स्पेशलाइज्ड फंक्शन है आपका एब्जॉर्प्शन, दूसरा है आपका सीक्रेशन, डिफरेंट सब्सटेंस का सेल के द्वारा सीक्रेशन होना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही संभव हो पाता है। इसके अलावा फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट होना, जितने भी प्रकार के द्रव्य हैं सेल के अंदर उनका ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक कपलिंग और इसके अलावा आपका जो केमिकल मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं या केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हम पढ़ते थे, तो वहां पे हम देखते थे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल रिसेप्टर होते थे। हमने एक टर्म पढ़ा था मेम्ब्रेन बाउंड सेल रिसेप्टर्स। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें रिसेप्टर्स भी होते हैं जिससे हमारी सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल रिसेप्टर्स, तो ये सारे फंक्शंस जो आप देख रहे हैं ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होते हैं, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ये लिपिड के बीच, दोनों लिपिड की जो बाइलेयर होती है उसके बीच इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। कुछ प्रोटीन लिपिड की अपर लेयर पे होते हैं और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो अपर लेयर से लोअर लेयर के बीच फिक्स रहते हैं। तो इसके कई सारे मॉडल भी आए, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल था वो आपका सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या मतलब होता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या कॉन्सेप्ट था? तो मैंने आपको बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर हम बात करें तो ये आपका एस.जे. सिंगर और गार्थ एल निकोलसन ने दिया था। एस.जे. सिंगर एंड गार्थ एल निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक मोज़ेक पैटर्न बनता है, जैसे हम लोग अपने घर के फर्श में एक मोज़ेक पैटर्न देखते हैं। मोज़ेक पैटर्न चलता था, अब तो टाइल्स चलते हैं। तो मोज़ेक पैटर्न एक डेवलप होता है और ये मोज़ेक पैटर्न आपका डेवलप होता है फॉस्फोलिपिड से, कोलेस्ट्रॉल से, प्रोटीन से का और आपके कार्बोहाइड्रेट से, ये सभी मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डेवलप करते हैं। ये जितने भी आपको हमने बायोमोलिक्यूल्स बताए हैं, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कवर करते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो आपका ये फॉस्फोलिपिड है, इस फॉस्फोलिपिड में आपके दो एंड्स होते हैं। एक आपका हाइड्रोफिलिक हेड होता है और दूसरा आपका हाइड्रोफोबिक टेल होता है। हाइड्रोफोबिक टेल मौजूद होता है। तो दो एंड्स हैं आपके, एक आपका हाइड्रोफिलिक हेड है और दूसरा आपका हाइड्रोफोबिक टेल है। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये आपका आउटसाइड होता है, वहीं पर जो आपका हाइड्रोफोबिक टेल है वो आपका इनसाइड होता है। तो सिंगर और निकोलसन ने आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डेवलप किया था, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स आपके एज अ बायोमोलिक्यूल्स मोज़ेक पैटर्न डेवलप करते हैं। अगर हम इस मोज़ेक पैटर्न की बात की जाए तो जो कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे कंपोनेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, दूसरी तरफ हम इनकी लोकेशन आपको बताएंगे कि इन कंपोनेंट्स की लोकेशन कहाँ पर होती है। तो अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स में, तो फॉस्फोलिपिड जो है वो आपकी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेन फैब्रिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड जो है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फैब्रिक है। जैसे कि ये शर्ट है, तो ये जो शर्ट का कपड़ा है ये पूरा फैब्रिक है, पूरा शर्ट जो है जिसका कपड़ा, ये मेन इसका जो पार्ट है। बाकी जो इसमें बटन्स हैं, कप्स हैं, ये सारी चीजें आपके सेकेंडरी पार्ट है या एसेसरी पार्ट है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल आपका फॉस्फोलिपिड की जो बाई लेयर है उनके बीच पाया जाता है, बिटवीन द फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, between the phospholipid bilayers। अगर हम इसकी बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल हमारा जो है ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के बीच पाया जाता है। फिर हमारा आ जाता है इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो बच्चों अगर हम इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात करें तो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर धसे हुए हैं, पूरी तरीके से एम्बेडेड हैं, एम्बेडेड बिटवीन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के बीच हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अगर हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात करें, ये आपके आउटर सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड पर पाए जाते हैं। आउटर सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसके बाद बच्चों आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये वो कंपोनेंट हैं जो हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे प्रोटीन से अटैच होते हैं, अटैच टू प्रोटीन्स, अटैच टू प्रोटीन्स। तो एक इंडिकेटिव अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इंडिकेटिव डायग्राम जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि डायग्राम में काफी समय लग जाता है, इसको आप एनसीईआरटी से भी फॉलो कर सकते हैं डायग्राम को।
तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंडिकेटिव डायग्राम है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम प्रोटीन चैनल कहते हैं। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम प्रोटीन चैनल कहते हैं। यहीं पर आपके कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरी तरीके से एम्बेडेड है यानी इसके अंदर मौजूद है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ आपको ऐसे भी स्ट्रक्चर मिलेंगे जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क सर्कुलर स्फेरिकल। आपको ये आपका ग्लाइकोलिपिड बोला जाता है, इसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये जो दोनों लेयर दिख रही है, ये पहला लेयर और ये दूसरा लेयर, ये दोनों लेयर आपकी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। दिस इज योर फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर। तो फॉस्फोलिपिड लेयर में अगर आप देखेंगे, इसके बाद आपको यहां पे जो एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर भी जुड़े हुए देखेंगे। ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये हमारा एक पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है सेल और एनवायरनमेंट के बीच एक अच्छा सा बैलेंस बना के रखना। एक बैरियर जो है सेल और उसके आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके बीच एक बैरियर है, जिसमें वो सर्टेन सब्सटेंसेस को तो अलाउ करता है, बाकी सर्टेन सब्सटेंसेस को वो प्रोहिबिटेड कर देता है। तो ये हमारा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। जितनी भी बातें हमने आपको बताई यहाँ पे, जो भी कंपोनेंट्स हमने बताए कि फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आप इस डायग्राम में पूरा देख सकते हैं कि ये हमारा जो है पेरिफेरल प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन चैनल है, ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जो आपको एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम जो है ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका टेल पार्ट है। और ये जो स्ट्रक्चर है, जो आपका ये स्फेरिकल बॉडीज दिख रही हैं, ये आपका हेड पार्ट है। और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका टेल पार्ट है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको।
तो नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम शुरू करते हैं सेल वॉल। देखिए सेल वॉल जो है आपका वो कभी भी आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। हमेशा सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। एनिमल सेल में आपको कभी भी सेल वॉल नहीं मिलेगा। हमेशा सेल वॉल आपको मिलेगा प्लांट सेल में और प्रोकैरियोट्स में। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें सेल वॉल, तो सेल वॉल जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा आपको। पेप्टिडोग्लाइकान की सेल वॉल बनी होती है। और दूसरा आपको मिलेगा ये प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सेलुलोज की सेल वॉल होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में आपकी पेप्टिडोग्लाइकान की होती है। पेप्टिडोग्लाइकान की सेल वॉल होती है। अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सेल वॉल हमेशा एब्सेंट होती है। यहाँ पे सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी। ये यूनिक फीचर होता है किंगडम एनिमेलिया का कि यहाँ पे सेल वॉल जो है आपकी एब्सेंट होती है। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में आपकी जो सेल वॉल है यही मेन रीजन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए। सेल वॉल इन बैक्टीरिया differentiates between gram positive bacteria and gram negative bacteria. Gram positive bacteria and gram negative bacteria. अब आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में तो पता होगा। हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक निकाली थी। हैंस क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने एक टेक्निक निकाली थी, एक मेथड निकाला था जिसका नाम था ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग। और इस मेथड से इन्होंने ये बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेल वॉल है उसकी जो विड्थ है वो 10 to 20 नैनोमीटर है। और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ 20 to 80 नैनोमीटर है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंस है। तो जो बैक्टीरिया आफ्टर स्टेनिंग डीप पर्पल कलर शो कर रहे थे उनको ग्राम पॉजिटिव बोला गया, और जो बैक्टीरिया कलरलेस रहे या थोड़ा सा लाइट पिंक रहे उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला गया। और उसी के आधार पर जब उनकी सेल वॉल का ऑब्जर्वेशन किया गया, डीप ऑब्जर्वेशन किया गया, तो उनकी सेल वॉल की जो विड्थ है, जो सेल वॉल की चौड़ाई है, उसमें भी अंतर पाया गया। तो ग्राम स्टेनिंग तो सिर्फ एक टेक्निक थी जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर बताती थी। और जो सबसे बड़ा अंतर है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के वजह से ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में देखने को मिला। तो ये तो बात होगी हमारी सेल वॉल की, जनरल एक बात होगी। अच्छा, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल जो है वो काफी रिजिड स्ट्रक्चर है। वो कोई स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही कठोर होती है अपने आप में, एक ही रिजिड स्ट्रक्चर है। और ये भी संभव है कि सेल वॉल में छोटे छोटे छिद्र हों, तो इसीलिए सेल वॉल जो है कई बार पोरस भी है, यानी इसमें छोटे छोटे पोर्स भी हैं। और इसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि जो हायर प्लांट है आपके, उसमें सेल वॉल आपकी दो टाइप की होती हैं। हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी एक प्राइमरी सेल वॉल है और इसी के साथ साथ आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल है। अब बात ये आती है कि सेल वॉल हमारी बनी किससे होती है। तो देखिए बच्चों, सेल वॉल जो है वो आपकी प्रोटीन से बनी है।
वॉल आपकी लिग्निन नाम के सब्सटेंस से बनी है, सेल वॉल आपकी पॉलीसैकेराइड से बनी है, पॉलीसैकेराइड से बनी है। तो मेजर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो मेजर कंपोनेंट्स में यही कंपोनेंट्स आते हैं, प्रोटीन्स, लिग्निन्स और पॉलीसैकेराइड, जो कि सेल वॉल को एक मजबूत आधार बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव बैरियर है, जो फैगोसाइटोसिस होने से भी बचाता है या कोई भी फॉरेन एजेंट्स के अटैक करने से बचाता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है। इसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि सेल वॉल में आपका एक कंपोनेंट और होता है जिसका नाम है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सेल वॉल है आपकी, इसमें जो लिग्निन है, ये जो लिग्निन आपकी सेल है, ये सिर्फ और सिर्फ 25% है। 25% जो है वो आपका लिग्निन है। तो सेल वॉल जो है प्रोटेक्टिव बैरियर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, पोरस है। प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टिडोग्लाइकान की सेल वॉल है, प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल है और एनिमल में ये पूरी तरीके से एब्सेंट है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि ये बताती है कि सेल वॉल के आधार पे हम पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन किंगडम मोनेरा। हायर प्लांट्स में प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल है। इसके अलावा एक इसमें और पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल लैमेला, ट्रांजिशनल लैमेला। तो सेल वॉल का मेन काम यह है कि वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर है, प्लस सेल वॉल पूरे सेल को एक आकार प्रदान करती है, शेप देती है, रिजिडिटी देती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है और जितना पुराना सेल हो जाता है उतनी मोटी सेल वॉल होती है। तो थिकनेस जो है सेल वॉल की, वो सेल की मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है। तो थिकनेस ऑफ सेल, थिकनेस ऑफ सेल वॉल, थिकनेस ऑफ सेल वॉल डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी, depends on the maturity of cell। तो सेल की मैच्योरिटी पे डिपेंड करती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके बारे में पढ़ा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के साथ साथ हमने सेल वॉल पढ़ी। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो एडजेसेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सबसे पहले सेल वॉल मिलेगी प्लांट में, फिर सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़े, कंपोनेंट्स का रोल क्या होता है, सेल वॉल की थिकनेस किस पे डिपेंड करती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल से क्या रिलेशन है, ये पढ़ा हम लोगों ने। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल की क्लास में हम लोग जो है फर्दर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। टुडेज क्लास इज ओवर।